हेलो फ्रेंड्स, प्रकल्प ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माधव कुंडल आज आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक आत्मनिर्भर भारत, जो कि आपके समसामयिक के दृष्टि से और पेपर थर्ड की यूनिट 7 की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत से क्या आशय है, आत्मनिर्भरता की एक सामान्य से परिभाषा, इसका एक संक्षिप्त इतिहास, उसके बाद में आत्मनिर्भरता के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है, वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत की तरफ द्वारा भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से पैकेज लाए गए और उस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, और साथ में इसी के साथ में हम लोग देखेंगे कि समालोचना या फिर इसके अंतर्गत आलोचना क्या क्या है। चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या है। आत्मनिर्भर भारत से क्या आशय है। आत्मनिर्भर भारत वैश्वीकरण के साथ में आत्मनिर्भर होना। देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर आत्मनिर्भर से आशय किसी भी तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग होना नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में चलते चलते ही अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है। क्योंकि इसका कदापि वह मतलब नहीं है जो कि चीन के द्वारा एक लंबे समय तक अपने आप को आत्म केंद्रित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था से पृथक करके अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। यहां पर हम अपनी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय उद्योगों को बढ़ाकर हमारे निर्यात को बढ़ाना, हमारे यहाँ की प्रौद्योगिकी को विकसित करना, हमारे की जनसंख्या को कुशल करना और इसके साथ में हमारी अर्थव्यवस्था को उन्नत करना इसका लक्ष्य है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि वैश्वीकरण के साथ आत्मनिर्भर होना, यहां कदापि आशय वैश्वीकरण के बहिष्करण से नहीं है यहां पर, या फिर आत्म केंद्रित होना भी नहीं है। तो यह है आप लोगों की आत्मनिर्भरता की या आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा, या इसका एक जो सामान्य सा आशय जो निकलता है वो यही निकलता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भरता के ये 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं। जैसे पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अवसंरचना, तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा गतिशील जनसंख्या और पांचवा मांग। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के द्वारा भी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही हम लोग लगातार हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम लोग हरित क्रांति की बात कर रहे हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे द्वारा लगातार जो नए नए PSLV, GSLV क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण करना, या फिर रक्षा के क्षेत्र में लगातार रूप से प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करना, ये स्वदेशीकरण या आत्मनिर्भरता की ओर ही हमारे कदम है। लेकिन इस महामारी के दौरान हमारा देश, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी बहुत हद तक कटा हुआ है, और साथ साथ में यहाँ पर हम लोग अपने आंतरिक स्तर पर भी जहाँ पर अपने आप को पृथक महसूस कर रहे हैं, ऐसे समय पर आत्मनिर्भर भारत योजना एक बूस्टर योजना के रूप में सामने आई है। तो यहां पर हम लोग देखें तो अर्थव्यवस्था, जैसे कि एक अर्थव्यवस्था हमारा एक प्रमुख बिंदु है। अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर हमें वे सभी असेट्स जो कि हमारे किसी भी आर्थिक गतिविधियों को सहयोग करते हैं, वे सभी अवसंरचनाओं का विकास करना। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, हमारी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी हम लोग विकसित करें जो कि स्वदेश निर्मित हो। गतिशील जनसंख्या अर्थात एक ऐसी जनसंख्या जो कि अपने आप में कुशल हो और साथ साथ में नवीन प्रौद्योगिकी की जानकारी भी रखती हो। मांग अर्थात यहाँ पर मांग और आपूर्ति के बीच में एक सही संबंध होना, जिससे किसी प्रकार की मुद्रास्फीति को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं, और इन 5 सेक्टर पर काम करके ही हम हमारे देश को या फिर किसी भी देश को हम लोग आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस कोविड-19 के दौरान, जो कि हमारे यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 22 मार्च के बाद में जनता कर्फ्यू और उसके बाद में एक लगातार रूप से हमारे यहाँ पर लॉकडाउन रहा, और इस लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा 2 बड़े बड़े पैकेज की घोषणा की गई। एक जो कि आप लोगों के मार्च और अप्रैल में इसकी घोषणा की गई थी, और दूसरा था मई में घोषणा की गई थी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्च अप्रैल में जो घोषणा की गई थी उसके अंतर्गत 2 चीजें थी। एक तो RBI के द्वारा घोषणा की गई थी, और दूसरी जो चीज थी वो सरकार के द्वारा कुछ राहत पैकेज आप लोगों के घोषित किए गए थे। RBI के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसका पर्पस था कि इकोनॉमी को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसी राहत लोगों तक पहुंचाना जिससे कि वे इस लॉकडाउन के दौरान भी अपने अस्तित्व को बचा सके या फिर अस्तित्व के संकट से अपने आप को बचा रखे। जैसे एक जो प्रीमियम राशि, जो भी हाउस लोन वगैरह जो भी थे,
उनके लंबे समय तक या 3 महीने तक उनको एक्सटेंड किया जाना, ठीक है, या फिर इसी प्रकार के अन्य बिल या फिर प्रीमियम जो होते थे उनको भी अगले 3 महीने तक एक्सटेंड किया जाना। साथ साथ में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं आरबीआई के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से कोविड-19 के राहत पैकेज, जैसे किसानों के लिए आप लोगों की त्वरित रूप से प्रत्यक्ष हस्तांतरण किए गए, या फिर मजदूर या फिर वृद्ध लोगों के लिए विशेष रूप से आप लोगों के पैकेज जारी किए गए थे, ठीक है। यहां पर अब दूसरी बात यदि किए जाए तो मई में एक नवीन घोषणा जिस समय पर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना सामने आई थी, वो थी 3 सेक्टर के अंतर्गत। एक था एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत, दूसरा था एनबीएफसी के अंतर्गत और तीसरा डिस्कॉम के अंतर्गत। यहां पर ये जो राहत पैकेज लाया गया था, इस राहत पैकेज का मुख्य पर्पस ही इन 3 सेक्टर के अंतर्गत जो लिक्विडिटी और या फिर विशेष तौर पर जो क्रेडिट की जो कमी थी, इस कमी को दूर करने के लिए इस राहत पैकेज को लाया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा 20 लाख करोड़ का एक बड़ा विशाल पैकेज बनाया गया था। तो इस विशाल पैकेज का पर्पस क्या था? इस विशाल पर्पस था 4L। ये 4L से क्या आशय है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटीज एंड लॉस। लैंड अर्थात कि भूमि संबंधी सुधार किए जाना, लेबर अर्थात आप लोगों के श्रम संबंधी कानूनों में सुधार किया जाना या फिर श्रमिकों के लिए विशेष तौर पर प्रयास किए जाने, लिक्विडिटी अर्थात तरलता, अर्थात पैसे की तरलता इस प्रकार से होना जिससे कि सामान्य रूप से किया जा सके, लॉ अर्थात कानून, और कानून के सुधार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को जितना ज्यादा गतिशील बनाया जा सके उतना ज्यादा गतिशील। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना या फिर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो राहत पैकेज की जो घोषणा की गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा पैकेज था 20 लाख करोड़ का, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोगों की शामिल थी और इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज तो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत एक नई परिभाषा को शामिल किया गया, अर्थात यहां पर जो भी मध्यम, लघु या सूक्ष्म उद्योग थे उनको एक नवीन परिभाषा दी गई, क्योंकि इससे पहले इनकी जो परिभाषा थी वो 2006 के एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत जो शामिल थी उसके अनुसार ही चल रही थी। वर्तमान में जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर 2 चीजों को पैमाना बनाया गया, निवेश के साथ साथ में टर्नओवर को भी बनाया गया। इससे पहले एमएसएमई की जो परिभाषा तय होती थी वो केवल निवेश के आधार पर होती थी। यहां पर अब जो किया गया है वो निवेश और टर्नओवर दोनों के माध्यम से सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग की परिभाषा को निर्धारित किया गया है। जैसे सूक्ष्म उद्योग वे कहलाएंगे जो कि निवेश के आधार पर 1 करोड़ तक और टर्नओवर के आधार पर 5 करोड़ तक। इसी प्रकार से मध्यम उद्योग वे कहलाएंगे जिनका निवेश 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक। और इसी प्रकार से लघु उद्योग वे कहलाएंगे जो कि 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर जिन कंपनियों का या फिर जिन उद्योगों का होता है वो लघु उद्योग कहलाएंगे। यहां पर यदि हम लोग बात की जाए तो पहले ये जो थी टर्नओवर तो नहीं था, लेकिन निवेश के आधार पर जैसे 25 लाख, 5 करोड़ या 10 करोड़ तक का मिनिमम आप लोगों का जो निवेश होता था उसके आधार पर एमएसएमई उद्योगों की परिभाषा की जाती थी। तो पहली तो ये अंतर हुआ। इसके बाद में पहले सेवा क्षेत्र के लिए और आप लोगों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए पृथक पृथक आप लोगों की परिभाषाएं हुआ करती थी। नई परिभाषा के अंतर्गत आपके मध्यम और लघु या फिर सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अलग अलग परिभाषा न होते हुए एक सामान्य परिभाषा इसके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका था एमएसएमई की नई परिभाषा। दूसरा था एमएसएमई के क्षेत्र के लिए 13 लाख करोड़ का कोलेक्ट्रल मुक्त राशि, अर्थात इतना जो कि ऐसे उद्योग जो कि 25 करोड़ तक का निवेश जिनका है, साथ साथ में जो 100 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हैं, ऐसे सभी उद्योगों को एक कोलेट्रल मुक्त राशि प्रदान करना जिससे कि वे स्वाभाविक रूप से अपने उद्योग को वापस से गतिशील बना सके। यहां पर एक जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है सॉवरेन क्रेडिट गारंटी। सॉवरेन क्रेडिट गारंटी से क्या आशय है? यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के लोन लेने के लिए आप लोगों को किसी न किसी गारंटर की आवश्यकता होती है। आमतौर पर या अमूमन आप लोग देख सकते हैं
कि जहां पर कई बार जोखिम वाली राशि होती है वहां पर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था किसी का गारंटर होने से बचता है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे सभी उद्योग जो कि अच्छे से कार्य कर रहे हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, उनको सरकार पूर्ण रूप से 100% उनकी गारंटी खुद लेगी। अर्थात किसी भी कंडीशन में यदि कोई बड़ी रिस्क आती है तो वो रिस्क एक तरीके से सरकार की ही होगी। इसका पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को और बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एनपीए के डर के कारण एमएसएमई उद्योगों को जो क्रेडिट प्रदान करना है उसमें वो न रुके। ठीक है। इसके बाद में 20,000 करोड़ का आंशिक अधीनस्थ ऋण कार्यक्रम, अर्थात ये ऐसे एमएसएमई उद्योग जो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर में है या फिर हम लोग देख सकते हैं कि जिनके द्वारा ऋण पूरी तरीके से नहीं दिया गया है, उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है फंड ऑफ फंड, अर्थात ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी क्रेडिट लाइन को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपनी निवेश सीमा को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो 50,000 करोड़। इसमें सरकार का योगदान केवल 10,000 करोड़ तक का है, लेकिन इसमें आपका फंड ऑफ फंड के अंतर्गत जैसे एलआईसी, एसबीआई आदि के द्वारा निवेश करके इन उद्योगों को बूस्टअप किया जा सकता है। अगला, यदि इसमें देखा जाए तो एनबीएफसी के द्वारा 30,000 करोड़ का राहत पैकेज, अर्थात ऐसी सारी कंपनियां जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है, ऐसी सभी कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की गई है। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान यदि किसी कंपनियां जो प्रभावित हुई है तो वे सूक्ष्म वित्त उद्योग जितने भी थे उनको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की समस्या देखने को मिल रही है, अर्थात तरलता की कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण इनके लिए विशेष तौर पर तरलता प्रदान करने के लिए या फिर पैसे प्रोवाइड करने के लिए 30,000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अगला, ऐसी सभी डिस्कॉम कंपनियां, डिस्कॉम से यहां पर मेरा आशय है विद्युत वितरण कंपनियां, ऐसी विद्युत वितरण कंपनियां जो कि आमतौर पर अधिकांश राज्यों में घाटे में चल रही, इन्हें विशेष राहत पैकेज प्रदान करना, क्योंकि इन्हें विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता है, इसीलिए 90,000 करोड़ रुपए का एक विशेष राहत पैकेज ऐसी सभी विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदान किया गया है। ठीक है। आइए अब हम लोग इस आत्मनिर्भर भारत योजना से संबंधित क्या क्या समालोचनाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत योजना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, जिसका पर्पस ही भारत के अधिकांश स्वदेशी उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ में उन्हें वृद्धिशील और गतिशील बनाना है, जो एक अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर सरकार की इस योजना के ऊपर कुछ आलोचनाएं हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी। जैसे वास्तविक घोषित मूल्य कम है, अर्थात इसमें जो 20 लाख करोड़ की जो बात की गई है, इसमें यदि हम लोग देखें तो ये जो पैकेज बताया गया है वो इन दोनों पैकेजों को साथ में मिलाकर 20 लाख करोड़ का पैकेज बताया गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहां पर प्रत्यक्ष उपायों के स्थान पर अप्रत्यक्ष उपायों पर अधिक ध्यान दिया गया है, अर्थात यहां पर प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण या सरकार के द्वारा सीधे अर्थव्यवस्था में पैसे न लगाकर बैंकों के माध्यम से, क्रेडिट लाइन के माध्यम से इस पैसे को अर्थव्यवस्था में पहुंचाया जा रहा है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सही भी है, क्योंकि इसमें सरकार का किसी प्रकार का राजस्व घाटा जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर प्रत्यक्ष उपायों के स्थान पर अप्रत्यक्ष उपायों पर अधिक ध्यान दिया गया है कि बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पैसे आप लोगों के डालना। दूसरा, एमएसएमई की परिभाषा के अंतर्गत भी विसंगति है। ऐसा कहा गया है कि जो लघु उद्योग की जो परिभाषा है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के 20 करोड़ तक की निवेश सीमा जो बताई गई है, वहीं पर यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो लघु उद्योग की जो परिभाषा जो होती है, जिसमें निवेश की सीमा लगभग 75 करोड़ के आसपास आती है। तो ऐसी कुछ विसंगतियां एमएसएमई की नई परिभाषा के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। लेकिन इसका एक नया जो पॉजिटिव पॉइंट जो एमएसएमई की नई परिभाषा का आता है कि पहले कई लोग जानबूझकर अपने आप को, यदि उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है तो भी वो अपने आप को एमएसएमई के क्राइटेरिया में बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि इसके कुछ लाभ जो रहते थे वो उन्हें मिलते थे। इसलिए वे अपनी जो परिभाषा जो भी रहती थी 5 करोड़, 2 करोड़ या फिर 10 करोड़ तक की जो निवेश सीमा रहती थी उसके अंतर्गत ही बने रहते थे, जिसके कारण एक नेगेटिव इफेक्ट भी था। लेकिन इस नई परिभाषा के द्वारा एक
1 करोड़ से लेकर तो 100 करोड़ तक की रेंज तक के जितने भी सीमा थी, एक वृहद सीमा को इसमें शामिल किया गया है, जिसके इसके आउटकम्स पॉजिटिव ही रहेंगे। अगला, यहां पर एक चीज जो डिसाइडेड नहीं है कि किसी भी उद्योग को यदि कोलेटरल मुक्त यदि राशि प्रदान की भी जा रही है तो उसमें बैंक दर को निश्चित नहीं किया गया है। अर्थात यहां पर बैंक दर जो है या फिर कितने इंटरेस्ट पर बैंकों के द्वारा किसी भी उद्योग, किसी भी एमएसएमई के उद्योग को किस प्रकार से लोन दिया जाएगा, उसकी दर निश्चित नहीं है। बैंकों का एक बहुत बड़ा डर यह है कि किसी भी उद्योग को यदि ऋण दिया जाता है तो कहीं वो एनपीए में ना चले जाए, क्योंकि एनपीए के द्वारा किसी बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आम तौर पर बैंक किसी प्रकार के ऋण देने से बचती है। तो इस चीज़ का वैसे समाधान मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पे सॉवरेन क्रेडिट गारंटी दी गई है। अर्थात इसका सीधा सीधा सा मतलब ही ये है कि सरकार इसमें आप लोगों के गारंटर के रूप में काम करेगी, जिसमें बैंकों का एक जो बहुत बड़ा डर था, या फिर हम लोग इसमें बोले कि उधार देने वाले और उधार लेने वाले के बीच में जो एक असमंजस या फिर अविश्वास जो था, इस अविश्वास को हम लोगों ने सॉवरेन क्रेडिट गारंटी के माध्यम से कम करने का या फिर विश्वास को बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ आलोचनाओं के स्तर पर भी बात की है, कुछ राहत पैकेज की क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में बात की है, आत्मनिर्भरता क्या है, आत्मनिर्भरता से क्या आशय है, इन सभी चीजों को समझा है। मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा और निश्चित तौर पर ये जो एक आप लोगों का टॉपिक है आगामी एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर कोई दूसरी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए अब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों में पहला प्रश्न आप लोगों का कोट मिलान से संबंधित है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आयात प्रतिस्थापन कर घरेलू अर्थव्यवस्था में आयात को बढ़ाना। दूसरा, आत्मनिर्भरता से आशय कदापि वैश्वीकरण के बहिष्करण से नहीं अपितु वैश्वीकरण के साथ आत्मनिर्भर होना है। कूट आप लोगों के नीचे दे रखे हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं। अगला प्रश्न एमएसएमई की परिभाषा संबंधित है कि एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कंपनी के टर्नओवर को मापदंड के रूप में जोड़ा गया। दूसरा कथन है निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त किया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीसरे नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी अवसंरचना, ऑप्शन सी मांग, ऑप्शन डी विदेशी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन सा कदम आत्मनिर्भरता की ओर नहीं जाता है। ऑप्शन ए अनुसंधान को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी आयात को प्रोत्साहन, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन और ऑप्शन डी है कौशल विकास। मुख्य परीक्षा संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है एमएसएमई की परिभाषा के नवीन संशोधन को समझाते हुए इसकी व्यवहारिकता पर विचार कीजिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को सफल बनाने के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एमएसएमई और एनबीएफसी के लिए राहत पैकेज में की गई घोषणा कहां तक इनको संकट के समय से बाहर निकालने में सहयोगी सिद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ और 4 LS की धारणा को समझाइए। ठीक है, तो धन्यवाद।